हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया ड्रामा के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक शूटिंग के सीन से होती है, जहां हमारी फीमेल लीड जियाओ जियाओ एक फेमस एक्ट्रेस फान मिंग की सब्स्टिट्यूट होती है। वो हमेशा फान मिंग के लिए डेंजरस रोल्स प्ले किया करती थी, पर इसका क्रेडिट उसे कभी भी नहीं मिला। आखिर वो एक सब्स्टिट्यूट ही तो थी। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड फीजेंग को दिखाया गया, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो बाथ टब में लेते हुए कहता है कि मैं फिर से उस लड़की को देखना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी मेमोरीज में रहती है। चाहे मैंने उस लड़की का फेस कभी नहीं देखा, ना कभी वो मेरे सामने आई है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस लड़की को जानता हूँ। भीड़ में भी हमारा फीजेंग उस लड़की को अपने आसपास महसूस करता था, मगर जानता तो वो खुद भी नहीं कि वो लड़की कौन है और किस तरह की दिखती होगी। खैर, यहाँ उसे जाग आई और उसका असिस्टेंट हाउ पूछने लगा कि क्या हुआ, आपने दोबारा से कोई बुरा सपना देख लिया था। खैर, फिलहाल तो आपको इसके बारे में परेशान होना चाहिए कि अगर आज फान मिंग मीडिया कॉन्फ्रेंस में नहीं आई तो फिर क्या होगा। इस पर फीजेंग बोला कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसका डैड मिस्टर फान जिंग उसे हर हाल में ले आएगा। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों बॉस और असिस्टेंट को बहुत ही एटीट्यूड के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में आते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सभी मीडिया रिपोर्टर्स भी बेसब्री से फीजेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ फीजेंग ने आकर बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड केस में किसका हाथ है, हम जल्दी ही इसका पता लगा लेंगे और जिन एम्प्लॉइज को इस दौरान डेब्ट का सामना करना पड़ा, हम उनकी भी मदद जरूर करेंगे। बाकी इस केस को मेरी फियांसे फान मिंग संभालने वाली है, जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर आती होगी। दूसरी तरफ फान मिंग को दिखाया जाता है, जिसका अभी तक मेकअप हो रहा था। उसने मेकअप आर्टिस्ट को जानबूझकर नीचे भेज दिया ताकि वो जियाओ जियाओ से बात कर सके। इसके बाद वो जियाओ जियाओ से कहती है कि क्या प्लीज तुम मेरे लिए इस कॉन्फ्रेंस में जा सकती हो, मेरे डैड मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि आज तो मैं किसी और से मिलने वाली थी जिससे मैं बहुत सालों से नहीं मिली और उससे मिलना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब जियाओ जियाओ तो वैसे भी उसकी सब्स्टिट्यूट थी, इसीलिए उसे फान मिंग की ये बात भी माननी पड़ी। नेक्स्ट सीन में वो अपना मेकअप करती है, जिसमें वो मास्टर थी और कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर वो अपने फेस को बिल्कुल फान मिंग की तरह ही बना देती है, ताकि वो इस कॉन्फ्रेंस में भी चली जाए और कोई इसे पहचान भी ना सके। फुल रेडी हो जाने के बाद वो अपने ईयर रिंग में एक रिकॉर्डिंग पेन भी लगा देती है। नेक्स्ट सीन में वो मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आ गई, जिस बात की उम्मीद फीजेंग को जरा कम ही थी। और दूसरी बात ये कि आज पहली बार उसने फांग मिन को अपनी आंखों के सामने देखा। रिपोर्टर्स के सामने जियाओ जियाओ बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है फीजेंग की फियांसे होने की, लेकिन धीरे से उसे कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो इसके लिए मेरी भी एक शर्त है, जिस पर उसने सुने बगैर ही कहा कि तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर होगी। फिर वो भी मीडिया के सामने कॉन्फेस कर देती है कि हाँ, हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। इन्हें सबसे ब्लेसिंग्स मिली और मजीद कुछ सवालों के जवाब दिए बगैर ये दोनों ही वहाँ से चल दिए। इसके बाद जब दोनों अलग से रूम में आ गए तो जियाओ जियाओ, जो कि उसके सामने फान मिंग बनी हुई थी, कहने लगी कि मुझे डैड ने इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया है और तुम्हारी हेल्प करने के बदले मेरी शर्त ये थी कि तुम इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ना ही तुम्हारे पास कोई वजह है मुझे लाइक करने की। इस पर फीजेंग उसे स्माइल देते हुए बोला कि मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं करूंगा और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसके लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं। अब जब वो ऐसे नहीं मानने वाला था तो जियाओ जियाओ गुस्सा हो गई। वो बोतल तोड़ देती है और कांच पकड़कर उसे धमकाने लगी कि मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। इस पर भी फीजेंग बहुत ही मासूमियत के साथ आगे आते हुए बोला कि आज से 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तो अगर आज तुम मेरी जान ले भी लो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ जियाओ ने जब देखा कि वो इतना ढीठ बन रहा है तो वो खुद को ही मारने की धमकी देने लगी कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। फीजेंग पहले तो उसे घूर कर देखता रहा और फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये खुद को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसके जाने के बाद यहाँ जियाओ जियाओ सैड होकर सोच रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने सालों के बाद एक बार फिर से मेरे सामने आ जाओगे। साथ ही साथ फ्लैशबैक के सीन्स भी चल रहे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जियाओ जियाओ फीजेंग को पहले से ही जानती थी, मगर अब वो उसे अपने सामने नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट सीन में भी उसे फीजेंग के बारे में सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। तभी फान मिंग भी उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या बना, तो वो बोली कि बस छोटा सा मसला है पर मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगी। वो कुछ भी करके ये एंगेजमेंट तुड़वाना चाहती है ताकि फान मिंग की जान भी छूट जाए और इसे भी कभी फीजेंग को ना देखना पड़े। नेक्स्ट सीन में फीजेंग फान मिंग की पिक्चर को देखते हुए कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी चली गई हो मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। साथ ही हमें फ्लैश
फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां हाउ ने इसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि रियल वाली फान मिंग भाग चुकी है, जो आपके सामने एक्टिंग कर रही थी वो फेक है। जिस पर फीजेंग बोला कि वैसे तो हमें इस लड़की की जरूरत नहीं रही, लेकिन चलो हम भी देखते हैं कि कब तक ये इस एक्टिंग को कंटिन्यू रख पाएगी। प्रेजेंट में वो फान मिंग के साथ लड़के की पिक्चर को जलाते हुए कहता है कि तुम ही मेरी मून लाइट हो, मैं तुम्हें किसी और का होने कैसे दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जियाओ जियाओ दोबारा से मेकअप करके फान मिंग के रूप में आ जाती है, क्योंकि आज वो फीजेंग से मिलने के लिए जाने वाली थी और इसके लिए वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है। फिर जब वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाई तो बगैर हेलो हाय के कह देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो बोला कि अच्छा, कल तक तो तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी और आज तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई, लगता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया। खैर मिस फान मिंग, शादी करने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को अच्छे से जान लिया जाए। जियाओ जियाओ भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि अच्छा, मेरे पीठ पीछे आपने मेरी इतनी इन्वेस्टिगेशन करवा तो ली, क्या अभी तक भी आप मुझे अच्छे से जान नहीं पाए? बातों ही बातों में फीजेंग बोला कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी एक डबल बॉडी सब्स्टिट्यूट थी जिसका नाम जियाओ जियाओ था। ये सुनकर तो जियाओ जियाओ भी थोड़ा सा हैरान हो गई, मगर फिर भी उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। कहने लगी कि हाँ थी, लेकिन मैं काफी टाइम से उससे नहीं मिली जब से मैं अब्रॉड से वापस आई हूँ। लेकिन वो मुसलसल ही जियाओ जियाओ के बारे में सवाल करता रहा और जियाओ जियाओ नहीं चाहती कि वो पकड़ी जाए। वाइन का गिलास फिनिश करते हुए बोली कि मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा मेरी सब्स्टिट्यूट जियाओ जियाओ में इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बोला कि अरे नहीं नहीं मिस फान मिंग, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारी शादी होने वाली है तो क्यों ना एक दूसरे को अच्छे से जान लिया जाए। नेक्स्ट सीन में वो जियाओ जियाओ को छोड़ने के लिए उसके घर तक आ जाता है, पर वो इसे घर के अंदर जाने नहीं देती, ये कहकर के मेरा घर मैसी पड़ा हुआ है। पर वो बोला कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो चुकी तो भला मुझसे क्या छुपाना, और उसे पुश करते हुए जल्दी से अंदर चला गया ताकि उसे कोई सुराग ही मिल सके। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जियाओ जियाओ पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। उसने घर में फान मिंग की पिक्चर्स भी लगा रखी है ताकि इसे शक ना हो। फीजेंग अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे कोई सुराग मिल जाए जिसके बिना पर वो ये कह सके कि तुम रियल में फान मिंग नहीं, मगर जियाओ जियाओ उसे ऐसा कोई मौका ही नहीं दे रही थी। वो फ्रूट लेने के लिए चली जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि फीजेंग ने उसकी बातों को यकीन कर लिया। जियाओ जियाओ से सवाल करते हुए पूछने लगा कि ऐसा लग रहा है तुम काफी टाइम से इस फ्लैट में रह रही हो, क्या तुम अपने घर नहीं जाती रहने के लिए? जियाओ जियाओ बोली कि जाती थी, पर काफी टाइम से नहीं गई क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी तो मेरे डैड ने मुझे घर से ही निकाल दिया। फीजेंग कहता है कि बहाने तो तुम्हारे पास काफी है। इधर जियाओ जियाओ उसके सामने से जाने ही वाली थी कि वो फौरन से उसे अपनी तरफ मोड़कर कहने लगा कि तुम्हें तो चोट लगी थी ना, मुझे जरा निशान दिखाओ। चोट का निशान भी जियाओ जियाओ ने पहले से ही लगा लिया था। वो यहाँ भी फीजेंग को मौका नहीं देती कि वो इसे एक्सपोज कर पाए। कहने लगी कि ऐसा लगता है तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रहे हो। अब फीजेंग को भी गुस्सा आ गया, वो गुस्से में उसे सोफा पर बिठा देता है। कहने लगा कि अभी भी शायद हमने एक दूसरे को अच्छे से नहीं पहचाना, हमें एक दूसरे को और भी पहचानना चाहिए जरा करीब से, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की रियल में फान मिंग नहीं पर ये फान मिंग की तरह क्यों लग रही है और मैं इसे एक्सपोज क्यों नहीं कर पा रहा। खैर जो भी था, मगर जियाओ जियाओ ने जरा भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। वो उसे नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ गई। कहने लगी कि अगर आपको चेरीज ही खाने थे तो मुझे कह देते, भला ये कौन सा तरीका था। फीजेंग स्माइल करते हुए बोला कि तुम अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम रियल फान मिंग नहीं, जिस पर वो कहती है कि अगर मैं रियल फान मिंग नहीं तो कौन हूँ फिर। फीजेंग बातों ही बातों में उसका मास्क हटा देता है जो उसने करीब से महसूस कर लिया था। कहने लगा कि सच में कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद वो इसे इसकी आइडेंटिटी बताता है कि तुम 25 इयर्स की जियाओ जियाओ हो। मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ तुमने मेकअप के भी अच्छे स्किल सीख रखे हैं। जियाओ जियाओ कहती है कि शायद ही मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मगर फिर भी मेरे प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी तो जरूर रह गई होगी जो तुमने मुझे इतनी आसानी से पहचान लिया। जियाओ जियाओ कौन है इससे तो फीजेंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना चाहता था कि मुझे रियल फान मिंग की लोकेशन बता दो, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। जियाओ जियाओ बोली कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मीडिया के सामने हमारी एंगेजमेंट भी अनाउंस कर दी। जिस पर फीजेंग कहता है कि अगर मैंने थोड़ा सा मेलोड्रामा कर दिया ना तो सभी लोग मेरे साथ फान मिंग को ढूंढने के लिए तैयार हो जाएंगे, बेहतर होगा कि तुम खुद ही बता दो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियाओ जियाओ इतनी आसानी से हार मानकर फीजेंग को जीतने तो नहीं दे सकती, बल्कि वो तो हर हाल में उससे फान मिंग की जान छुड़ाना चाहती थी। इसलिए फौरन से उसके
पीछे जाकर उसे ये वीडियो दिखाने लगी जो इसने रिकॉर्ड की। कहने लगी कि अगर मीडिया ने ये वीडियो देख ली तो उन्हें यही लगेगा कि तुम चीटर हो और मुझे फोर्स कर रहे थे। फीजेंग बोला कि तुमने अचानक से अपनी आवाज क्यों बदल दी, जिस पर वो कहती है कि क्या तुमने कभी टीवी शोज में वॉइस चेंजर का नाम नहीं सुना। वो बोला कि मुझे तुम्हारी ये वॉइस पसंद नहीं, जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए अपनी वॉइस तो चेंज नहीं कर सकती ना। जिसके बाद फीजेंग भी पॉइंट पर आते हुए कहता है कि अगर मीडिया ने ये पूरी वीडियो देख ली ना तो शायद तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव थी, तो कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अगर तो तुम वाकई में ही समझदार हो तो मुझे फार्मिंग की असल लोकेशन बता दो। ये कहने के बाद वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ज़ियाओ ज़ियाओ भी उसकी कार के पीछे भागने लगी। उसे देखकर फीजेंग ने गाड़ी रुकवा दी और पूछने लगा कि अब क्या चाहती हो। वो बोली कि मैं फार्मिंग की लोकेशन बताने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे भी स्मार्ट लोगों के साथ डील करना पसंद है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। ये कहने के बाद फीजेंग चला गया, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस लड़की की वॉइस मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लगी। साथ ही फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब फीजेंग की बीनाई जा चुकी थी तो वो एक वॉइस को बहुत खुश होकर सुना करता था। प्रेजेंट में उसने अपने असिस्टेंट हाओ को बताया कि इस लड़की ज़ियाओ ज़ियाओ की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवाओ, मैं इसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ियाओ ज़ियाओ फानमिंग को बता रही थी कि फीजेंग हमारी आइडेंटिटी के बारे में जान चुका, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी लोकेशन भी जानती हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास एक और सोल्यूशन भी है। अगर हम उसके पास से फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स चुरा कर उसे पब्लिक कर दे तो इस तरह तुम्हारी शादी उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। जिस पर फानमिंग ने भी इसका शुक्रिया अदा किया। आफ्टर दैट ज़ियाओ ज़ियाओ तैयार हो जाती है अपनी ज्वेलरी में कैमरे शैमरे लेकर, क्योंकि वो एक दफा दोबारा फीजेंग से मिलने के लिए जाने वाली थी। दूसरी तरफ फीजेंग को दिखाया गया जो कि बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। तो हाओ पूछने लगा कि बॉस आप इतना नर्वस क्यों लग रहे हैं। वो बोला कि नर्वस क्या, मैं नर्वस लग रहा हूँ शायद इसलिए कि वो लड़की जैसे ही मुझे फार्मिंग का एड्रेस बताएगी तो मैं फौरन उससे मिलने के लिए चला जाऊंगा। अब इतने सालों के बाद उसे देखूंगा तो मुझे नर्वसनेस तो होगी ही ना। इधर हाओ बोला कि बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मिस फार्मिंग को इतना पसंद क्यों करते हैं। जिसके जवाब में फीजेंग बोला क्योंकि वो मेरे लिए व्हाइट मूनलाइट थी तब जब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था। मूनलाइट का वर्ड सुनकर वो कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल इस नॉवल में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नॉवल आपके लिए ही बना हो। जबकि फीजेंग तो नॉवल शोवल की कहानियों पर यकीन नहीं रखता, इसलिए उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। इसके बाद उसने विंडो से ज़ियाओ ज़ियाओ को आते हुए देखा तो उसे रिसीव करने के लिए नीचे आ जाता है, पर दूर से ही उसे आते हुए देखकर ऐसे नजरों से देख रहा था जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। जब ज़ियाओ ज़ियाओ उसके करीब पहुंची तो कहने लगा कि तुम्हें यहाँ अकेले देखकर मुझे खुशी हुई, पर मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने रिंग में रिकॉर्डिंग पेन और अपने एयर रिंग में तुमने कैमरा लगा रखा है। ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि शायद तुम्हें मजाक करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ गया। जिस पर फीजेंग डिवाइस लेते हुए उसे स्कैन करने लगा और वो बोली कि अच्छा ठीक है, मेरे पास जितना कुछ है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। और इसके बाद उसने अपने पास से सारे कैमरास और रिकॉर्डिंग पेन निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए, जो देखकर हाओ बोला कि अरे वाह, आप तो नॉवल की ब्यूटीफुल स्पाई वुमेन की तरह लग रही हैं। इधर फीजेंग बोला कि कहीं मैंने आपके सीक्रेट वेपन्स पकड़कर आपको डरा तो नहीं दिया। तो ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि आपका ये वे तो बहुत काइंड था, जबकि मैं फार्मिंग के लिए बहुत सारे फाइटिंग सीन्स कर चुकी हूँ। जो कहकर वो एटीट्यूड के साथ अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप इतने अमीर हो, आपके घर में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल होगा जिस पर बहुत सारा फ्रूट रखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। फीजेंग को उसकी बकवास में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कहने लगा कि सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आओ और मुझे फार्मिंग की लोकेशन बताओ। ज़ियाओ ज़ियाओ उसे फाइल दिखाते हुए बोली कि जहाँ तक मैं फार्मिंग के बारे में जानती हूँ उसे ट्रेवलिंग करना पसंद है और इस फाइल में वो सारी लोकेशंस लिखी हुई है जहाँ वो जा सकती है। क्यों ना हम 1 बाय 1 इन जगहों में जाकर उसे चेक करें। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम फार्मिंग के पीछे ही क्यों पड़ गए। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो वो शायद किसी और को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में फार्मिंग को दिखाया गया जो कि एक होटल रूम में थी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड टोंग सोंग भी होता है। वो पूछने लगी कि हम वापस कब जाएंगे, मुझे ज़ियाओ ज़ियाओ की फिक्र हो रही है, ये ना हो कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। जिसके जवाब में टोंग सोंग बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही मेरा यहाँ डिजाइनिंग का काम खत्म हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। वैसे तो वो फार्मिंग
को बहुत सेफ फील करवा रहा था, मगर उसकी इवल स्माइल से लगता है जैसे वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। दूसरी तरफ यहाँ जियाओ जियाओ फीजेंग को समझा रही थी कि देखो तुम पावर से उसे हासिल तो कर सकते हो मगर उसका दिल नहीं जीत सकते, क्यों ना मैं उसका दिल जीतने में तुम्हारी हेल्प करूं। अगर तो तुम इस बात के लिए राजी हो तो तभी मैं तुम्हें उसकी लोकेशन ढूंढने में हेल्प करूंगी। यह आइडिया फीजेंग को भी काफी अच्छा लगा तो वो उसके साथ हैप्पी कोऑपरेशन कर लेता है, जिसके बाद जियाओ जियाओ कहने लगी कि अब जब हम पार्टनर्स बन ही चुके हैं तो तुम मुझे अपना घर भी अच्छे से दिखा दो ताकि बाद में कभी हम एक्सपोज ना हो। असल में वो फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसका घर देखना चाहती है। नेक्स्ट सीन में अपने घर का विजिट करवाते हुए फीजेंग उसे अपने रूम में लेकर आता है, जहां हर तरफ फार्मिंग की पिक्चर्स लगी हुई थी। इसे देखकर जियाओ जियाओ बोली कि अरे वाह, आप तो काफी रोमांटिक निकले, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे एक बात बताऊं, तुम तो ये तक भी नहीं जानते कि इन सभी पिक्चर्स में तकरीबन मैं ही हूँ जब मैंने मेकअप कर रखा था। फीजेंग बोला कि शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है दूसरों की आइडेंटिटी लेने का। इस बात पर तो जियाओ जियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो इसके पास आते हुए बोली कि पता है मेरा दिल क्या कह रहा है कि तुम्हारे मुंह पर जोरों से पंच कर दूं, पर बेचारी ऐसा कर थोड़ी न सकती थी। गुस्से में ही वहाँ से जाने लगी और उसकी स्माइल से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया हो। लेकिन तभी पीछे से फीजेंग ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया। वो कहता है कि मिस जियाओ जियाओ, मुझे क्यों लगता है कि आपकी बॉडी की थोरो चेकिंग करनी चाहिए। जियाओ जियाओ कहने लगी कि देखो मिस्टर फीजेंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब जो आप कर रहे हो ना वो इलीगल है। फीजेंग बोला कि मिस अपने साथ रिकॉर्डिंग पेन छुपा कर रखना, ये भी तो इलीगल है ना। फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वॉशरूम में लाकर उसे कहता है कि अपने पास से रिकॉर्डिंग पेन बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मगर जियाओ जियाओ वैसा नहीं करती, कहने लगी कि तुम एक बार पहले भी मेरे घर में मेरे साथ जबरदस्ती कर चुके हो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा करने में भी तुम्हें कोई मसला होगा। फीजेंग बोला कि देखो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। लेकिन वो बाज आने वाली कहाँ थी, इसलिए फीजेंग ने ऊपर से शावर ऑन कर दिया, जिससे तो उसने फौरन से डिवाइस बाहर निकाल लिया कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कितना एक्सपेंसिव है। और निकालते साथ ही फीजेंग ने उसके हाथ से वो रिकॉर्डिंग पेन ले लिया। आखिर उसका शक भी सही निकला। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों के लिए ग्रीन टी लेकर आया था ताकि इनको ठंड ना लग जाए। जियाओ जियाओ बोली कि तुमने रिकॉर्डिंग पेन तो ले लिया, अब मुझे जाना चाहिए। मगर फीजेंग बोला कि पहले तो तुम मुझसे माफी मांगो और दूसरी बात यह कि तुम्हारा डैड तुम्हें मेरे साथ देखना चाहता है। ये बोली कि मेरा डैड तो कब से इस दुनिया से गुजर चुका, क्या तुम्हारा मतलब कि फेंग चिंग जो कि फैनमिंग का डैड था, पर अब वो यहाँ पर नहीं है तो इसे ही उनके सामने जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में अब जियाओ जियाओ ने अपनी वॉइस भी चेंज कर दी थी और यहाँ पानी लाते हुए कहती है कि ये लो पानी, जिस पर फीजेंग कहने लगा कि तुम्हारी वॉइस को क्या हो गया है। वो बोली कि ये मेरी रियल वॉइस ही है, अगर तुम्हें नहीं भी पसंद तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। माना कि मैं तुम्हारे प्यार फार्मिंग की सब्स्टिट्यूट जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं और ना ही कोई स्पेसिफिकेशंस है। फार्मिंग कहने लगा कि अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम कभी भी इससे पहले मिले थे। ये वाला सवाल सुनकर तो जियाओ जियाओ भी स्पीचलेस हो गई। साथ ही उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ डॉक्टर फीजेंग को बता रहा था कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके पेरेंट्स को तो नहीं बचा सके मगर हम आपकी बीनाई को जरूर वापस ले आएंगे। ये बात सामने ही खड़ी जियाओ जियाओ भी सुन रही थी, पर प्रेजेंट में वो कहने लगी कि हम मिले हो या ना मिले हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मगर फीजेंग इसके जवाब में बोला कि मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं किसी शख्स को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते तो रहे, मगर जियाओ जियाओ ने कुछ भी सच नहीं बताया। इधर हाउ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि ये मिस फार्मिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसके रिलेटिव्स की पिक्चर इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ शामिल था, जो कि उसे 7 डेज में मेमोराइज करना है और ये उसके लिए आसान काम नहीं होता। इसलिए वो फीजेंग से कहने लगी कि अगर इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं कर लूंगी, वरना तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जो सुनकर उसे तो गुस्सा आ गया और इधर हाउ बोला कि आप दोनों बिल्कुल ही नॉवेल्स के कैरेक्टर की तरह हो, जिस पर ये दोनों साथ में ही उसे शट अप कह देते हैं। लेकिन तभी इन दोनों को भी रियलाइज हुआ कि कहा तो इसने ठीक ही था। नेक्स्ट सीन में सैंड बैग की जगह पंच खाने के लिए बेचारा फीजेंग उसके सामने खड़ा होता है और साथ ही साथ उसे सारी ये इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करवा रहा था। एक बार तो उसे भी लगा कि शायद अब ये मुझे मारकर जानबूझ के बदले ले रही है, मगर अब वो कर भी क्या सकता था सिवाय इसकी हेल्प करने के। इसके बाद जब दोनों साथ में बैठ जाते हैं तो जियाओ जियाओ उसकी तारीफें करते हुए बोली कि बाकी जो मर्जी सही, मगर तुम स्मार्ट, कोऑपरेटिव और अच्छे पार्टनर हो। फीजेंग कहने लगा लेकिन अफसोस हम फिर भी
दोस्त नहीं बन सकते, जिस पर ज़्याओ ज़्याओ बोली कि मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बहुत आगे तक निकल गए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां फीजेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ज़्याओ ज़्याओ तो उसे मारने ही वाली थी, पर वो बोला कि अपने हैंड्स तो देखो डैमेज हो चुके हैं। इसे अपने हैंड्स देखकर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी। कहने लगी कि मेरे हैंड्स कितने एम्बेरसिंग है ना। फीजेंग बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, सबके हैंड्स ऐसे ही तो होते हैं, और वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ कि सभी लोग हमारी तरह अमीर तो पैदा नहीं होते। मैं हर उस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने लिए हार्ड वर्क करे। उसका ये आंसर तो ज़्याओ ज़्याओ को इम्प्रेस कर देता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसके बाद जब ये हीलिंग ग्लव्स पहनने लगी तो वो भी पहनाने में फीजेंग इसकी हेल्प कर देता है, और जब उसे पानी चाहिए था तब भी ये उसे अपने हाथों से पिला रहा होता है, जो कि वाकई ही ज़्याओ ज़्याओ को इम्प्रेस कर देता है। इसके बाद ज़्याओ ज़्याओ उसे पूछने लगी कि मैं सिर्फ फेंचिंग के साथ जाकर डिनर ही तो करने वाली हूँ, इसके लिए तुम मुझे इतना ज्यादा प्रिपेयर क्यों कर रहे हो। जिस पर उसने बताया कि तुम कहीं बाहर जाकर डिनर नहीं करने वाली, बल्कि उसके घर जाओगी, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से खुश हूँ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ साथ ये मुसीबत मुझे भी झेलनी होगी। ये कहकर वो तो चला गया। उसके जाने के बाद हाओ कहता है कि मिस आपने बॉस को इतने टाइम तक झेल लिया जो कि कोई भी और लड़की नहीं कर सकती। ज़्याओ ज़्याओ कहती है कि तुम अपने ये आइडल ड्रामास देखना बंद करो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट सीन में हाओ फीजेंग को बता रहा था कि मिस फेनमिंग के साथ जो लड़का ठहरा हुआ है उसका नाम टोंग सोंग है, और प्रॉब्लमेटिक फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट्स में उसका भी हाथ है। लेकिन जो मुझे ज्यादा हैरानकुन इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि मिस ज़्याओ ज़्याओ और टोंग सोंग दोनों ही रोमांटिक रिलेशनशिप में है। ये बात फीजेंग को हैरान कर देता है। वो कहने लगा कि इस लड़के से तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में फीजेंग ज़्याओ ज़्याओ को लेकर फांगमिन के घर पर आ गया था, जहां उसके सारे रिलेटिव्स मौजूद होते हैं, और बेचारी को उन सबके सामने एक्टिंग करनी पड़ी। बाकी सबके सामने तो चल गया, लेकिन तभी वहाँ पर डैड यानी कि मिस्टर फेंचिंग आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़्याओ ज़्याओ ने उसे डैड कहा तो वो हैरान ही हो जाते हैं कि तुमने अचानक से मुझे डैड कहना क्यों स्टार्ट कर दिया। इधर ज़्याओ ज़्याओ को तो समझ नहीं आ रहा था कि फार्मिंग अपने डैड को क्या कहती होगी। खैर यहाँ फीजेंग ने उसे बचा लिया कि आजकल ये थोड़ी सी मूडी हो चुकी है, तो कुछ भी बोले इसकी बातों को माइंड मत करना। आफ्टर दैट मिस्टर फेंचिंग उसे अपने साथ किचन ले जाने लगे, ये कहकर के मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की कुछ ज्वेलरी देना चाहता हूँ, जबकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं होता। किचन में ले जाकर वो ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी सारी प्रमोशंस करवाई, तुम्हें इतना फेमस किया, और तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो। फीजेंग के साथ मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट इसलिए करवाई ताकि तुम फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स चुरा सको, जो तुम अभी तक नहीं कर पाई हो। ज़्याओ ज़्याओ भी उनको शांत करते हुए कहती है कि मैं अपनी कोशिश कर तो रही हूँ, जैसे ही मुझे पेपर्स मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो इसे बैंगन मारते हुए बोले कि ये कोशिश तुम कब तक करोगी। उधर ज़्याओ ज़्याओ तो सक्सेसफुली बच गई, जो देखकर डैड को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुमने ये मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीख ली, और तुम्हारा ये फेस इतना सूजा सूजा सा क्यों लग रहा है, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। ये कहकर वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ ही रहा था कि तभी वहाँ फीजेंग आ गया, जो कि ड्रंक था या फिर ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा है। ज़्याओ ज़्याओ से कहने लगा कि तुम्हें मेरे सेव की ही चाहिए थी ना, ये लो। ये देखकर मिस्टर फेंचिंग को भी हौसला आ गया कि आज किसी भी तरह करके मेरी बेटी वो डॉक्यूमेंट्स चुरा ही लेगी। फिर उसने इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। ज़्याओ ज़्याओ जब गाड़ी में पहुंची तो उसने अपना मास्क भी हटा दिया। वो सोच रही होती है कि क्या इस ओवरबेरिंग फियांसी को झेलना कम था, जो इस अजीबोगरीब से बाप को भी सहना पड़ेगा। इधर फीजेंग उसके शोल्डर के ऊपर सर रख देता है, तो वो बोली कि बस करो, हम बाहर आ चुके, ये नाटक करना बंद कर दो। जिस पर इधर हाओ ने बताया कि माफ करना, पर इन्होंने सच में ही ड्रिंक कर ली थी ताकि ये एक्टिंग जरा रियल लगे। नेक्स्ट सीन में दोनों फीजेंग को पकड़कर उसके बेड तक लेकर आते हैं, और हाओ तो काम का बहाना करके वहाँ से भाग निकला। ज़्याओ ज़्याओ भी वहाँ से जाने ही लगी थी कि फीजेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा दिया। कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने कहा था कि उसका नाम फार्मिंग है, पर तुम्हारा नाम ज़्याओ ज़्याओ कैसे। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहां ज़्याओ ज़्याओ फीजेंग से कह रही थी कि मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा है, पर मैंने आपके लिए ये रिकॉर्डिंग्स कर रखी है, जब तक ये खत्म होंगी तब तक मैं वापस आ चुकी होंगी। ये कहकर वो चली गई, और इधर फीजेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था
था वो फौरन से उसके पीछे जाकर उसे रोक देता है। कहने लगा कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो, मैं अभी तक तुम्हें देख तो नहीं पाया, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। ज़ियाओ ज़ियाओ वैसे भी फान मिंग की सब्स्टिट्यूट थी, इसलिए वो अपना नाम फान मिंग बताकर वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में ज़ियाओ ज़ियाओ उसकी बातें सुनकर खुद से ही कहने लगी कि इतने सालों में पहली बार तो मुझसे किसी ने मेरा नाम पूछा था, तो भला मैं उसे और क्या ही कहती। ये कहकर वो जाने ही वाली थी, पर फीजेंग ने दोबारा से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा दिया और अपने पास से रिंग निकालते हुए बोला कि ये तुम्हारे लिए, ये मैं तुम्हें बहुत पहले ही दे देना चाहता था, पर तुम्हें ब्रॉड चली गई तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं दे पाया। जबरदस्ती उसे पहना भी देता है कि मुझसे शादी कर लो। इधर ज़ियाओ ज़ियाओ तो जानती थी कि वो ड्रंक है, कहने लगी कि देख लो कल सुबह तुम्हें अपनी की हुई बातों पर अफसोस ही ना हो। खैर तब तक तो फीजेंग सो भी चुका था, वो इसे अच्छे से बेड पर सुलाकर वहाँ से चली गई। तभी उसे टोंग सोंग की कॉल आई, जिसे देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। वो बोला कि मैंने तुम्हारे लिए पता लगा लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड केस के जितने भी पेपर्स है वो फीजेंग के सेफ में पड़े हुए हैं, तुम जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर इन्फॉर्मेशन लीक कर दो। जो कहने के बाद वो फोन कॉल काट देता है। ऐसा लगता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ उसे लाइक करती थी, पर वो इसे कुछ खास भाव नहीं देता। खैर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। चोरी छुपे वो सेफ तक जाकर पहुंच गई और फाइनली उसे वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स उठाकर अभी वो पीछे मुड़ी ही थी कि फीजेंग उसके पीछे ही खड़ा था, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गई। गिरने ही वाली थी कि फीजेंग उसे गिरने से बचा लेता है। कहने लगा कि कहीं मैंने अचानक से तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डरा तो नहीं दिया। वो अपने लिप से लिपस्टिक हटाकर उसके लिप पर लगाते हुए बोली कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट प्लान कर रही थी, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले फीजेंग ड्रंक नहीं था, बस वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि ज़ियाओ ज़ियाओ की आइडेंटिटी जान सके। और अब जब उसे पता चल गया कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ ज़ियाओ ही है, तो भला उसे इस पर गुस्सा क्यों आता। मगर वो इस बारे में ज़ियाओ ज़ियाओ को फील होने नहीं देता। कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें सेफ की दे दी तो इसके पीछे मेरा कोई ट्रैप होगा। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि मुझे लगा ही था, और अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो चुका कि तुम फान मिंग की लोकेशन जानते हो। फीजेंग इस बात पर हंस पड़ा और उसे वो रिंग वापस देने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल वो ज़ियाओ ज़ियाओ को कुछ भी सच नहीं बताना चाहता। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि अब जब तुम उसके लोकेशन पर जा ही रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं वादा करती हूँ कि अगर वो वहाँ पर ना हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब फीजेंग भी उसे अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में वो उसे कहता है कि देख लो, अगर तो तुम उन डॉक्यूमेंट्स की खातिर मेरे साथ चल रही हो तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में अपने साथ नहीं लेकर आया। जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम इतनी बड़ी गेम इम्पोर्टेंट चीज के बगैर तो नहीं खेलोगे। बातों ही बातों में फीजेंग ने उसे कहा कि तुम्हें टोंग सोंग पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, पर वो बोली कि हम दोनों पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि जो इंसान मेरे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है फिलहाल वो मेरे साथ ही बैठा है। ये बात सुनकर फीजेंग ने फौरन से गाड़ी रोक दी, क्योंकि उसे इस बात से दुख हुआ कि इतना टाइम साथ रहने के बावजूद भी ये मुझे नहीं जान पाई। यहाँ गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, तो फीजेंग नीचे उतरकर ज़ियाओ ज़ियाओ से कहता है कि तुम्हें ही शौक था ना इस तरह की बातें करने का, चलो अब इसका रिवार्ड तुम्हें भी मिलना चाहिए। जो कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतार देता है और किसी रास्ते लेकर जा रहा था। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि देखो इतनी रात हो गई है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? अभी वो रुक कर कहता है कि तुम मेरे साथ वो डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए ही आई थी ना, ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए मौका देता हूँ। फिर उसका हाथ छोड़कर खुद पीछे की तरफ गिर गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ज़ियाओ ज़ियाओ मेरी जान बचाती है या फिर पेपर्स चुराएगी। मगर हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ उसे पानी से निकालकर बाहर ले आई। फिर काफी टाइम उसके साथ लगी रही उसे होश में लाने के लिए, जिससे ये बात तो क्लियर हुई कि ज़ियाओ ज़ियाओ इतनी भी बुरी नहीं जितना कि वो दिखा रही थी। यहाँ फीजेंग सपने में ज़ियाओ ज़ियाओ को ही देख रहा होता है, जहाँ फाइनली वो इसके पास वापस लौटकर आ चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ फीजेंग को होश आ चुका था और ज़ियाओ ज़ियाओ उसे डांटते हुए कहती है कि अब तक मैं वो फाइल्स चुरा चुकी होती अगर तुम ये फजूल का ड्रामा ना करते तो। जबकि फीजेंग ने उसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि वो लड़की तुम ही थी ना जिसने आज से 10 साल पहले मेरी जान बचाई? तुम्हारे जाने के बाद मीडिया ने यही न्यूज चलाई कि तुम एक मिशन में मारी गई, मगर मैंने कभी भी उनकी बातों का यकीन नहीं किया। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि उस रात जब तुम ड्रंक थे तब भी तुमने इसी बात का जिक्र किया था, मुझे अपनी मूनलाइट कहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं। वो बोला कि फिर जब से तुम मेरे सामने अपीयर हुई हो तो तुम्हारी वॉइस मुझे उसकी तरह क्यों लग रही है? सच बताओ वो तुम ही थी ना? ज़ियाओ ज़ियाओ उसका ध्यान इस बात से हटाने के लिए कहती है कि तुम ये क्यों नहीं सोच लेते कि मैं अभी तक तुम्हें धोखा
धोखा दे रही थी। मगर फीजेंग अपनी बात से पीछे नहीं हटता, कहने लगा कि मैंने एक बार पहले भी तुमसे पूछा था कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और आज दोबारा पूछ रहा हूँ। लेकिन आज मैं वही सवाल तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या वो लड़की तुम ही थी जिसने आज से 10 साल पहले मेरी जान बचाई? उसका ये सवाल हमारी ज़ियाओ ज़ियाओ की आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन फिर भी वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन फिर भी फीजेंग तो इस बारे में जान ही चुका था, वो बस उसके मुंह से सुनना चाहता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ियाओ ज़ियाओ ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, और वैसे भी इस बारे में परेशान होने से बेहतर नहीं कि तुम ये सोचो हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे। उसकी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर फीजेंग बोला कि पहले तो तुम अपनी हेल्थ के बारे में सोच लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उठकर वहाँ से चला गया। और यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ सोचती है कि आज से 10 साल पहले जब वो शूटिंग लोकेशन पर वापस आई तो बीत चुकी थी। असिस्टेंट ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारा शूटिंग का सीन आने वाला है। तो वो बोली कि कोई पास वाले लेक में गिर गया था, इसलिए मुझे उनको रेस्क्यू करना पड़ा। यहाँ असिस्टेंट ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अगर मीडिया रिपोर्टर्स तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम अपना नहीं बल्कि फान मिंग का नाम लेना। प्रेजेंट में फीजेंग उसके लिए कपड़े लेकर आया कि ये मैंने गाड़ी में रखे हुए थे, तुम जाकर इसे चेंज कर लो। साथ ही मुँह दूसरी तरफ करके उसे कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारी आइडेंटिटी जानने से पहले मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत सी मीन बातें बोली, लेकिन सच कहूँ ना तो तुम मुझे वाकई ही फेमिलियर लगी, थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी क्यूट। तुम मुझे सुन रही हो ना? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ज़ियाओ ज़ियाओ बेहोश पड़ी थी। वो फौरन से जाकर उसे चेक करता है और उसे पता चला कि इसे तो तेज बुखार है। फिर उसे उठाकर गाड़ी तक ले आया। कुछ देर के बाद जब ज़ियाओ ज़ियाओ को होश आया तो फीजेंग से घूर रहा था। ये बोली कि मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे आदत नहीं कि कोई मुझे इस तरह से देखे। फीजेंग बोला कि तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, मगर मैं फिर भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि क्या ये मैटर करता है कि तुम्हारी जान किसने बचाई? तो वो बोला कि हाँ, मेरे लिए बिल्कुल मैटर करता है। जब इस दुनिया में मैं बिल्कुल तन्हा रह चुका था, जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, तो वो लड़की मेरे साथ रही, वो मेरी मूनलाइट बनी। ज़ियाओ ज़ियाओ भी पुरानी यादों के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही होती है और फीजेंग भी इसे अपनी फीलिंग्स बता रहा था। इसी दौरान ज़ियाओ ज़ियाओ वहीं पर सो चुकी थी। जब उसने इसे सोते हुए देखा तो वो भी इसे देख देख कर वहीं पर सो जाता है। इसके बाद आधी रात में ज़ियाओ ज़ियाओ को दोबारा से जाग आई। उसने फीजेंग को देखा तो उसे हाई फीवर हो रहा था, तो वो उसे जैकेट से कवर कर देती है। साथ ही वो उसकी की हुई बातों के बारे में सोच रही थी कि मुझे उस लड़की का किया हुआ रिकॉर्ड हर एक लफ्ज याद है। खैर, यहाँ पर ही दोनों ने रात गुजार दी। अगली सुबह जब फीजेंग की आंख खुली तो उसने देखा कि ज़ियाओ ज़ियाओ उसके साथ नहीं थी। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि शायद वो मुझे छोड़कर चली गई। गाड़ी से बाहर आकर उसे चेक करता है, उसे आवाजें देने लगा। तभी अचानक से ज़ियाओ ज़ियाओ आते हुए बोली कि मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गई हूँ? फीजेंग बोला कि जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे सामने नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसा ही लगा। फिर जब उसने उसके हाथ में मेडिसिन देखी तो उसे बुरा लगता है, कहने लगा कि मुझे इसके लिए माफ कर दो। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, हाँ अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो फाइल्स दे दो। और वो बोला कि अगर मैं तुम्हें वो फाइल्स दे दूं तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी ना? ज़ियाओ ज़ियाओ ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसके बाद दोनों ही अपने आगे की सफर के लिए निकल पड़े। आखिरकार दोनों एक होटल तक पहुँचे जहाँ इन्हें रहने के लिए रूम भी मिल गया था। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि चलो अब तुम मेरा सामान ले आए तो यहाँ से अपने रूम में जाओ, मैं सोने लगी हूँ। वो बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे इतना तेज बुखार हो रहा है और तुम मेरा ख्याल भी नहीं रख सकती। ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए, क्या अभी भी तुम्हें किसी की जरूरत है ख्याल रखने के लिए? और वैसे भी तुम्हारी भी फियांसे है और मेरा भी बॉयफ्रेंड, क्या हम दोनों का एक रूम में रहना अच्छी बात होगी? जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हें भी बुखार है और मुझे भी, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा कोई रूम भी खाली नहीं तो मैं यहाँ सोफे पर लेट जाता हूँ, तुम वहाँ जाकर बेड पर। अब जब वो ढीठ बन गया था तो ज़ियाओ ज़ियाओ भी आराम से बेड पर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात को उसकी आंख खुली और उसे फाइल्स के बारे में याद आया। तो वो जल्दी से आकर इसे हासिल करने की कोशिश करती है जो कि फीजेंग के हाथ में ही थे। उसे सोता
हुआ देखकर उसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसने आंखें खोल दी क्योंकि वो सो नहीं रहा बल्कि सोने का नाटक कर रहा था और साथ ही उसने ज़ियाओ ज़ियाओ को हैप्पी बर्थडे कहा। दूसरी तरफ से हाओ भी केक लेकर हाजिर हो जाता है। ये सारी प्लानिंग फी ज़ैंग की थी क्योंकि उसे पहले से ही ज़ियाओ ज़ियाओ की बर्थडे के बारे में पता था। नेक्स्ट सीन में हाओ ज़ियाओ ज़ियाओ को बता रहा था कि बॉस आपकी बर्थडे के बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए हमने प्लानिंग करके रखी थी। जिस पर वो इमोशनल हो गई, कहने लगी कि इससे पहले मैंने कभी भी अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। फी ज़ैंग बोला कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि हम दोनों को ही फजूल किस्म की चीजें सेलिब्रेट करने का शौक नहीं। तो ये कहने लगा कि ये फजूल नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पैदाइश कितनी खुशी की बात है। खैर जल्दी से विश मांगने के लिए अपनी आंखें बंद करो। जब ज़ियाओ ज़ियाओ ने आंखें बंद की तो इधर फी ज़ैंग क्रीम उठाकर उसके नोज पर लगा देता है। ये देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ को भी मस्ती सूझी, वो भी क्रीम उठाकर उसके पीछे भागने लगी और ये वाला सारा सीन इधर हाउ रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ तो इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में हो। आखिरकार ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे पकड़ लिया और क्रीम से उसकी मुंह स्ट्रेची बना देती है। ये मस्ती मजाक खत्म कर लेने के बाद फी ज़ैंग ने खुद ही वो पेपर ज़ियाओ ज़ियाओ के हवाले कर दिए। वो कहता है कि ये वो फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स हैं। मैं जानता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन लीक करने से हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा, मगर मैं फिर भी ये तुम्हें दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ उस इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो टोंग सोंग से बात करना चाहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, आज मेरी बर्थडे है, क्या तुम इस बारे में भूल गए? लेकिन उसका ये मैसेज करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही। तभी फी ज़ैंग इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। कहने लगा कि जब मैं पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो तुम यही सब कुछ मेरे लिए ब्रेकफास्ट में लेकर आई थी ना। ज़ियाओ ज़ियाओ उसे देखकर पास्ट के बारे में याद करती है। जब डॉक्टर फी ज़ैंग को बुरी खबर सुनाकर चला गया तभी वो फी ज़ैंग के पास आकर कहती है कि तुम कुछ खा लो। ये कहकर वो जाने लगी। उधर से न्यूज में भी फी ज़ैंग के इंसिडेंट की बात हो रही थी कि उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि फान मिंग थी। इधर ज़ियाओ ज़ियाओ को अचानक से कुछ गड़बड़ लगा तो वो फौरन से दोबारा फी ज़ैंग के पास पहुंच गई जो कि सुसाइड करने वाला था और ज़ियाओ ज़ियाओ उसे रोक लेती है। कहने लगी कि मैंने खुद पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई सिर्फ इसलिए कि तुम इतनी आसानी से सुसाइड कर लो। मैं जानती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर वही इंसान ही तो ब्रेव होता है जो मुश्किल में भी जीना सीखे। इसके बाद वो हमेशा फी ज़ैंग के साथ रही, उसका अच्छे से ख्याल रखा और उसे ये बात रियलाइज करवाई कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए अभी भी जीने के लिए बहुत कुछ बाकी है। प्रेजेंट में फी ज़ैंग उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस ब्रेकफास्ट को घूरते हुए पूरे 41 सेकंड्स हो गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा और अगर इस केस से रिलेटेड तुम्हें कुछ और भी चाहिए हुआ तो वो भी देने को तैयार हूँ, पर मैं ये बात कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी गलत इंसान से प्यार करो जो तुम्हारी सारी जिंदगी खराब कर दे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। इस पर ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे डायरेक्ट जवाब दिया कि अगर टोंग सोंग कोई गलत इंसान भी है तब भी मैं उसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस बात से डर नहीं लगता। ये बात फी ज़ैंग को हर्ट कर देती है। वो वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ को टोंग सोंग की कॉल आई। ज़ियाओ ज़ियाओ ने उसे बताया कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, बस एविडेंस के तौर पर मुझे इसे लीक करना होगा। पर क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम फी ज़ैंग को एक्सपोज कर दे तो इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा? टोंग सोंग बोला कि नहीं, हमें ये करना होगा, अगर तुम ना कर सको तो मैं कर देता हूँ। पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए कर देती हूँ। इसके बाद टोंग सोंग ने उसे हैप्पी बर्थडे कहा, जो सुनकर तो ज़ियाओ ज़ियाओ को यकीन ही नहीं आ रहा था। पूछने लगी कि क्या आपको मेरी बर्थडे याद थी? आगे की कोई भी बात सुने बगैर टोंग सोंग ने उसकी कॉल काट दी, जिससे बेचारी ज़ियाओ ज़ियाओ काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। एक लम्हे के लिए तो उसे ये भी रियलाइज हुआ कि कहीं फी ज़ैंग ने सच तो नहीं कहा कि टोंग सोंग मेरे लिए राइट पर्सन नहीं है। खैर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को पीछे रखकर इन्फॉर्मेशन लीक करने में लग गई। आखिरकार जब उसे आखिरी बटन प्रेस करना था तो वो खुद भी इस सोच में पड़ गई कि क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन लीक करनी चाहिए या नहीं। फिर लैपटॉप को बंद करके उस बारे में सोचने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डबल माइंड हो चुकी थी। दूसरी तरफ से फी ज़ैंग भी उसके पास मुस्कुराते हुए आया क्योंकि वो जानता था कि ज़ियाओ ज़ियाओ इस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगी, क्योंकि अब तक उसे मुझ पर इतना ट्रस्ट तो हो गया होगा। उसे स्माइल करते हुए देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने अभी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी नहीं करूंगी। वो बोला कि मैं कब खुश हो रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि फान मिंग की शादी होने वाली है तो इसके साथ साथ हमारा एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। इस पर ज़ियाओ ज़ियाओ कहने लगी कि अब
अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही होने वाला है तो फिर हम दोनों को ही अपने घर चले जाना चाहिए। साथ ही अपने पास से वो रिंग निकाल देती है जो कि ट्रंक हालत में फीजेंग ने उसे दी थी। वो रिंग देकर वहाँ से जाने लगती है कि फीजेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो कहता है कि फियांसे ना सही पर फ्रेंड बनकर मेरे साथ नीचे वॉक करने के लिए चलो। जियाओ जियाओ ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया कि तुम्हारे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे तो मैं ही तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, पर वो फिर भी इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इधर बाहर ग्राउंड में टोंग सोंग ने बहुत सी प्रिपरेशन कर रखी थी क्योंकि आज वो किसी को प्रपोज करने वाला है। जियाओ जियाओ ने जब ये वाला सीन देखा तो वो खुश हो गई और उसे पास्ट की बात याद आती है जब टोंग सोंग ने उसे कहा था कि अगर हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। इसलिए जियाओ जियाओ को लगता है कि शायद आज टोंग सोंग उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उधर टोंग सोंग प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा था कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता लेकिन तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इधर जियाओ जियाओ भी अपनी खुशफहमी में थी जबकि फीजेंग को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। उधर टोंग सोंग बुकी लेकर सबके सामने ही फान मिंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ये देखकर तो हमारी जियाओ जियाओ बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां टोंग सोंग ने फान मिंग को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था तो बदले में उसने भी इसे हाँ कहा, मगर ये सारा सीन हमारी जियाओ जियाओ को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। वो फौरन से भागते हुए किचन में पहुंच आई जहां वो कोई शार्प चीज ढूंढ रही होती है। फीजेंग बोला कि आखिर तुम करने क्या वाली हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। फिर उसने एक मोटा सा डंडा उठाकर फीजेंग को अपने साथ आने के लिए कहा। वो दोनों ऐसे चलकर आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने वाले हो। दूसरी तरफ ये दोनों जो कि अपनी छोटी सी सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी जियाओ जियाओ आकर उस डंडे से सारे ग्लासेस तोड़ देती है। जब फान मिंग ने पूछा कि तुम यहाँ और ये सब कुछ क्या कर रही हो, तो जियाओ जियाओ बोली कि टोंग सोंग मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम इस बारे में जानती थी? ये सुनकर फान मिंग टोंग सोंग से पूछने लगी कि तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लिया? वो बोला कि नहीं, ये सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी है, तुम मेरी बात तो सुनो। मगर फान मिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाह रही थी। इधर जियाओ जियाओ बोली कि शादी के वादे तुम मुझसे करते रहे और शादी के लिए तुमने फान मिंग को प्रपोज कर दिया। वाह, क्या गलतफहमी थी हमारे बीच में। टोंग सोंग बोला कि तुम कौन होती हो मुझे जज करने वाली? तुम जो सारा टाइम इसके साथ स्पेंड कर रही थी ना, तुम्हारे पल पल की खबर मुझे मिलती रही। जियाओ जियाओ कहने लगी कि वाह, दो का तुम दो और इल्जाम मुझ पर लगाओ। यहाँ टोंग सोंग ने उसे साफ साफ कह दिया कि मैंने कभी भी तुम्हें लाइक नहीं किया, हमेशा तुम्हें क्लास फेलो की नजर से ही देखा, मैंने हमेशा सिर्फ फान मिंग को ही लाइक किया। उसकी ये बात सुनकर जियाओ जियाओ की आंखों में आंसू आ गए। वो मुंह से तो कोई जवाब नहीं देती लेकिन उसके पास जाकर उसे जोरों का चपेड़ मार दिया, जिसके बाद वो फीजेंग को इसे संभालने के लिए कहकर वहाँ से चली गई क्योंकि वो टोंग सोंग को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती। उसके जाने के बाद यहाँ फान मिंग भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। टोंग सोंग बेचारा तो ना इधर का रहा ना उधर का, वैसे वो डिजर्व भी यही करता था। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ को दिखाया गया जो अकेले बैठकर पास्ट की मेमोरीज को सोच रही थी जब उसने फान मिंग से कहा था कि फ्यूचर में यकीनन तुम्हें कोई अच्छा लड़का ही मिलेगा और अगर किसी स्कमबैग ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की तो मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी। पर वो क्या जानती थी कि वो स्कमबैग कोई और नहीं बल्कि इसका बॉयफ्रेंड ही होगा। इस बारे में सोच सोच कर उसे रोना आ रहा होता है, लेकिन जब फीजेंग उसके पास आया तो उसने रोना बंद कर दिया क्योंकि वो उसके सामने ब्रेव गर्ल बनकर दिखाना चाहती थी। मगर फीजेंग उसकी सिचुएशन समझ पा रहा था। कहने लगा कि तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि तुम किसी की भी सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि तुम जियाओ जियाओ हो, तुम्हारी खुद की भी एक लाइफ है। जो सुनकर वो भी स्माइल करते हुए बोली कि आई विश कभी भी टोंग सोंग मेरी लाइफ में ना आया होता और मैं पहले ही तुमसे मिल चुकी होती। फीजेंग तो हमेशा से ही उसे ढूंढता रहा मगर जियाओ जियाओ अब्रोड से वापस आने के बाद कभी भी उसके सामने नहीं आई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं जहां जियाओ जियाओ टोंग सोंग के बारे में ही सोच रही थी। जब वो एक बार मेकअप करके फान मिंग बनी तो टोंग सोंग ने उसे कहा कि तुम इस तरह ज्यादा प्यारी लग रही हो। प्रेजेंट में वो कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, वो हमेशा फान मिंग को ही लाइक करता रहा और मैं कभी भी इस बात को नहीं समझ पाई। फीजेंग ने उसे यकीन दिलाया कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, वो तुम्हारी खूबसूरती नहीं देख पाया तो इसमें उसकी
गलती है, तुम्हारी नहीं। तुम मुझसे ही पूछ लो कि तुम मेरी नजर में कितनी ज्यादा खूबसूरत और कितनी स्पेशल लड़की हो। खैर अब ज़ियाओ ज़ियाओ उसके सामने खुलकर रोना शुरू हो गई और रोने के बाद उसे वॉमिटिंग आने लगी। तो जल्दी से फीजेंग जाकर उसके लिए एक ट्रैश कैन ले आता है, मगर ज़ियाओ ज़ियाओ ड्रंक होती है, बजाय ट्रैश कैन में वॉमिट करने के उसने फीजेंग के सारे कपड़े गंदे कर दिए। दूसरी तरफ टोंगसोंग फानमिंग से माफिया मांग रहा था कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका तो दो। जबकि ज़ियाओ ज़ियाओ उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। आखिरकार वो कहने लगा कि ज़ियाओ ज़ियाओ को फीजेंग के साथ भेजने का प्लान मेरा ही था ताकि फीजेंग से तुम्हारी जान छूट जाए। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम्हें मेरी बातों का जरा भी यकीन नहीं? काफी इंसिस्ट करने के बाद फानमिंग ने भी उसे एक मौका दे दिया, पर शायद वो सिर्फ टोंगसोंग की प्लानिंग को जानना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी उसे अपने करीब आने नहीं देती। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ और फीजेंग वापस जा रहे थे, मगर ज़ियाओ ज़ियाओ का ऑफ मूड देखकर फीजेंग वहीं पर गाड़ी रोक देता है। उसे बाहर लाकर पूछने लगा कि याद है जब तुम मुझसे अब्रॉड जाने का कहकर चली गई थी, पर तुमने कहा था कि तुम वापस आकर मुझसे मिलोगी, लेकिन तुम कभी भी वापस नहीं आई। जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ ने बताया कि मेरे लिए खुद भी अपना आप एम्बैरेसिंग था, मैं किसी की सब्स्टिट्यूट थी, तो मैं तुम्हारे सामने कैसे आ जाती। फीजेंग बोला मगर आज के बाद से तुम आजाद हो और खुद को ऊंची आवाज में कहकर ये बात समझा दो। ज़ियाओ ज़ियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को समझा दूं, तो फीजेंग उसे ऊंची आवाज में नारा लगाकर बताता है कि ये ज़ियाओ ज़ियाओ है, ये किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं। उसे देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ भी बिल्कुल वैसा ही नारा लगाती है, जो उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और अब वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती है। यहाँ दोनों ही एक साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फीजेंग उससे कहने लगा कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो तुम्हारी लाइफ को खूबसूरत बनाने का। इसके जवाब में ज़ियाओ ज़ियाओ ने कहा कि जिस जगह हम खड़े हैं, जिस दिन यहाँ पर स्नोफॉल हुआ, उस दिन मैं तुम्हें चांस दे दूंगी। ये कहकर वो चली गई। इसके बाद गाड़ी में जाते हुए बेचारा फीजेंग सोच रहा था कि वहाँ पर तो कभी भी स्नोफॉल नहीं हुआ, यानी कि वहाँ तो स्नोफॉल होना इम्पॉसिबल है, क्या ये कभी भी मुझे चांस नहीं देगी। नेक्स्ट सीन में वो ज़ियाओ ज़ियाओ को उसके घर तक ले आता है। वो उसके साथ अंदर भी जाना ही चाहता था, पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। आफ्टर दैट जब वो अपने अपार्टमेंट तक पहुंची तो वहाँ लैंडलॉर्ड को देखकर पूछने लगी कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो बोला कि क्या मतलब तुम्हारा घर, ये घर तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, तुम अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। जो बात ज़ियाओ ज़ियाओ को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है। यहाँ फीजेंग अपने घर में एक कैसल को देख रहा था, जो कि ज़ियाओ ज़ियाओ ने ही इसे गिफ्ट किया होता है। तो फौरन से उसे लेकर ज़ियाओ ज़ियाओ के पास जाने लगा, क्योंकि उसे बताना चाहता है कि तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मैंने आज तक संभाल कर रखा। उधर ज़ियाओ ज़ियाओ भी घर से कुछ ज्यादा सामान नहीं लेती, टोंगसोंग की पिक्चर को नीचे गिराकर उसे हिट करने लगी, जिस पर लैंडलॉर्ड भी पूछने लगा कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि यूं ही समझ लो। फिर वहाँ से जाने लगी। रास्ते में उसे फीजेंग भी मिला, जो उसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ ज़ियाओ समुद्र के किनारे आकर कैंप लगा रही थी, क्योंकि उसके पास रहने के लिए और कोई जगह भी नहीं होती। वही फीजेंग भी उसके पास कैसल लाकर आते हुए कहता है कि याद है जब तुमने मुझे इस कैसल के पीसेस दिए थे और तुमने कहा था कि जब तक मैं इसे कंप्लीट करूंगा तब तक तुम मेरे पास वापस आ चुकी होगी। ज़ियाओ ज़ियाओ उसकी तरफ देखे बगैर बोली कि हाँ मुझे याद है, पर मुझे लगता था कि जब तक तुम इस कैसल को कंप्लीट करोगे तब तक तुम मुझे भूल चुके होगे। फीजेंग बोला कि बिल्कुल भी नहीं, हर एक पीस जोड़ने के साथ साथ मुझे हमारा प्रॉमिस याद रहता था और मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगी। क्या तुम इसे एक बार देख सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये कैसल कितने खूबसूरती से बनाया है। उसकी बात मानकर ज़ियाओ ज़ियाओ भी कुछ टाइम के लिए उस कैसल को देखने लगी और फिर उसकी तारीफ भी कर देती है, लेकिन फिर कहने लगी कि ये कैसल मेरी लाइफ में सही टाइम पर नहीं आया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मुझसे बिलोंग नहीं करता, तुम समझ रहे हो ना, इसलिए बेहतर होगा कि इसे उठाकर अपने घर वापस चले जाओ। वैसे भी काफी रात हो चुकी है और अब ठंड भी बढ़ जाएगी। फीजेंग को भी उसकी ये बात काफी ज्यादा हर्ट कर देती है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी और ज़ियाओ ज़ियाओ का इतना वेट किया, पर आखिर में उसे सिर्फ इतना ही सुनने को मिला। पहले तो वो कैसल को भी अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था, मगर फिर उसे ज़ियाओ ज़ियाओ के सामने रखकर खुद वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ये भी उस कैसल को देखती तो है, पर खैर अब तो फीजेंग भी उसकी लाइफ से चला गया, तो इसे देखने का भी क्या फायदा। आफ्टर दैट वो अपने कैंप को प्रिपेयर करने लगती है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सब उसे मैस लग रहा होता है। आखिरकार वो साइड पर आकर बैठ गई। ऊपर से उसे रोना भी आ रहा होता है कि मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हुआ। पेरेंट्स तो उसके पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, ना उसके पास फानमिंग रही, ना टोंगसोंग, और अब फीजेंग भी उसे
उसे छोड़कर चला गया। ये बातें सोच सोच कर उसने रोना शुरू कर दिया, पर तभी दूसरी तरफ से उसने फीसेंग को आते हुए देखा जो अपने हाथ में लैंटर्न उठाकर ले आ रहा था। ज़्याओ ज़्याओ को ऐसे रोते हुए देखकर उसे हक कर देता है, कहने लगा कि रोना बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फीसेंग ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की को तो पसंद किया था, इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़्याओ ज़्याओ उसे पूछ रही थी कि तुम वापस क्यों आ गए हो, तो वो बोला कि अगर तुम्हें इस खुले आसमान के नीचे रहना पसंद है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे ट्राई कर लूं। वो कहती है कि मेरी तो जल्दी ही कोई लॉटरी निकल आएगी, फिर मैं 5 स्टार होटल में रहने लगूंगी। और उसकी ये बात सुनकर फीसेंग को भी उस पर हंसी आ रही होती है। आफ्टर दैट बातों ही बातों में ज़्याओ ज़्याओ बोली कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, मुझे एक बार भी टोंग सोंग पर शक नहीं हुआ। जिसके जवाब में वो बोला कि हाँ तुम वाकई ही बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं किया। अब इसके जवाब में ज़्याओ ज़्याओ उसे क्या ही कहती, फौरन से सोने का बहाना करके वहाँ से कैंप में भाग गई। वही फीसेंग भी उसके पीछे चला आया, कहने लगा कि मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ, बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ साइड पर लेट सकता हूँ। इस पर ज़्याओ ज़्याओ ने तो उसे साफ साफ मना कर दिया, मगर जाने से पहले उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ज़्याओ ज़्याओ के ऊपर ही गिर पड़ा। यहाँ तो दोनों ही स्पीचलेस हो जाते हैं, मगर खैर फीसेंग को वहाँ पर लेटने का मौका मिल गया। असल में वो सोना तो नहीं चाहता था, बल्कि सारी रात ज़्याओ ज़्याओ को जी भर कर देखना चाहता है, और वो ऐसा ही करता रहा। आधी रात में ज़्याओ ज़्याओ नींद में उसके बहुत करीब आ चुकी थी, जो फीसेंग के लिए तो हैप्पी मोमेंट होता है। और इसी हैप्पी से मोमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब ज़्याओ ज़्याओ की सुबह आंख खुली तो फीसेंग उसके पास नहीं होता, बल्कि वो बाहर सनराइज को एंजॉय कर रहा था। उसने इसे भी अपने पास बुला लिया कि जल्दी से बाहर आओ। जब ज़्याओ ज़्याओ उसके पास जाती है तो थोड़ी सी ठंड थी, इसलिए उसने इसे कंबल लेकर उड़ा दिया। इसके बाद दोनों ही इन प्यारे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। कभी फीसेंग इसकी पिक्चर्स ले रहा होता है तो कभी ज़्याओ ज़्याओ उसकी। इसी दौरान फीसेंग ऊंची आवाज में बोला कि आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है, और फिर ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि तुम मेरे घर में क्यों नहीं रह लेती, मैं तुमसे रेंट लूंगा। वो पूछने लगी कि कितना रेंट लोगे, तो ये कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें मैं 50% डिस्काउंट पर दे दूंगा। जो सुनकर वो भी हंसने लगी। नेक्स्ट सीन में फीसेंग उसे अपने घर ले आया था। यहाँ के रूम्स तो किंग साइज थे, इसलिए ज़्याओ ज़्याओ एम्बैरस होती है कि मेरे पास इतना ज्यादा रेंट तो नहीं कि मैं तुम्हें पे कर सकूं। इस पर वो बोला कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोटा सा रूम दे दूंगा, मैंने कुछ अरेंजमेंट तो पहले से ही कर रखी है, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ तो ज़्याओ ज़्याओ हैरान हो जाती है कि तुमने मुझे इस घर में लाने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी, मगर फीसेंग जल्दी से उसका बैग लेकर भाग गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़्याओ ज़्याओ लॉन्च में आती है, और जब उसने LED ऑन करके देखी तो वहाँ सारी की सारी पिक्चर्स फार्मिंग की थी। ये देखकर तो फीसेंग फौरन से उसके सामने आकर खड़ा हो गया, कहने लगा कि माफ कर दो, ये सारी मैंने ही कलेक्ट की है, पर मैं सच थोड़ी ना जानता था। खैर तुम इसे नहीं देख सकती, मैं जल्दी ही ये वाली गलतियाँ करेक्ट कर लूंगा। वो बोली कि कोई बात नहीं, वैसे भी इससे यही जाहिर होता है ना कि तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। मगर फीसेंग फिर भी उसे ये देखने नहीं दे रहा था। उसके हाथ से रिमोट लेने की कोशिश में खुद ही उसके ऊपर गिर पड़ा, और यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर एम्बैरस हो जाते हैं। ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि उधर से डोरबेल बजी। दोनों ही जाकर चोरी छुपे देखते हैं कि ये कौन हो सकता है, जिस पर फीसेंग बोला कि और कौन, मेरा असिस्टेंट ही होगा। ज़्याओ ज़्याओ बोली कि नहीं, तुम उसके लिए डोर ओपन नहीं कर सकते, अगर उसने मुझे इस नाइट सूट में देख लिया तो मेरे लिए तो उसे एक्सप्लेन करना ही मुश्किल हो जाएगा। वो बोला कि अगर मैं हाउ के लिए दरवाजा ना भी खोलूं तो वो खुद ही अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास पासवर्ड है, और तब तक तो वो अंदर भी आ चुका, जिसे देखकर ये दोनों ही वहाँ से भाग गए। रूम में जाकर ज़्याओ ज़्याओ तो ब्लैंकेट में चुप ही गई थी, पर फीसेंग भी उसके साथ था। वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर फीसेंग कहता है कि तुम ही तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर आई, अब मैं बाहर जाऊंगा तो एम्बैरस होऊंगा ना। तब तक तो हाउ भी बॉस को ढूंढते ढूंढते कमरे तक पहुंच आया था, और जब उसने ब्लैंकेट उठाकर इन दोनों को साथ में देखा तो कहने लगा कि माफ करना बॉस, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को बता रहा होता है कि माफ करना, आइंदा मैं आने से पहले नोटिस भेज दिया करूंगा। ज़्याओ ज़्याओ बोली कि देखो, जिस तरह तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इसे रेंट पे कर रही हूँ। हाउ बोला कि यकीनन आप कर रही होंगी, क्योंकि नॉवेल्स में ऐसा ही होता है। वैसे क्या मुझे
मुझे आपको अभी से बॉस लेडी कहना चाहिए। अब जियाओ जियाओ को गुस्सा आने लगा। वो फीजेंग से कहती है कि समझाओ इससे। जब फीजेंग भी इसे समझाने लगा कि देखो हम सिर्फ दोस्त ही हैं, तो हाओ बोला कि जी जी बॉस मैं समझ गया हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। मगर जाने से पहले वो एक बार फिर भी इसे बॉस लेडी कहकर भाग गया। जो सुनकर फीजेंग को तो हंसी आ रही थी क्योंकि वो तो चाहता ही यही था। अगली सुबह जियाओ जियाओ टोंग सोंग की पिक्चर्स को देख रही थी जिससे उसको रोना आ जाता है और बारी बारी करके उसने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। तभी उसे पता चलता है कि टोंग सोंग ने इसे ट्रिक करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जो कि इसने फीजेंग के सेफ से चुराए थे। उसी तरफ टोंग सोंग फार्मिंग को खुश कर रहा था कि मैं ये घर लेने वाला हूँ, हमारी एक अच्छी सी फैमिली होगी। जबकि वो दिल ही दिल में कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने मकसद के लिए हूँ, भला तुम्हारे साथ फैमिली कौन बनाने वाला है। तभी उसे जियाओ जियाओ की कॉल आई और वो उसे बिजनेस की कॉल कहकर साइड पर बात करने के लिए आ गया। जियाओ जियाओ ने उसे मना किया कि खबरदार, अगर तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करके फीजेंग को मुसीबत में डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि वो कहता है कि मैं जानता हूँ इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी, आखिर हम इतने साल रिलेशनशिप में रहे। जब फार्मिंग ने इसके पास आकर पूछा कि किससे बात कर रहे हो, तो ये ऐसे दिखा रहा था जैसे अपनी मॉम से बात कर रहा हो, साथ ही कॉल भी काट दी। उधर जियाओ जियाओ को भी गुस्सा आने लगा कि इतने डबल फेस इंसान को मैं पहले क्यों नहीं पहचान पाई। अगली सुबह टोंग सोंग ने फार्मिंग को मैसेज करके बताया कि मैं किसी काम से कंपनी जा रहा हूँ, तुमसे बाद में आकर मिलूंगा। वो तो खुशी हो रही थी कि अच्छा हुआ तुम चले गए। इधर वो जब कंपनी में पहुंचा तो जियाओ जियाओ उसे पकड़कर पंच करने ही वाली थी, मगर थोड़ी सी कन्फ्यू तो उसे भी आती है। जियाओ जियाओ बोली कि डॉक्यूमेंट्स को देखकर मैं पहले ही पहचान गई थी कि ये तुमने डिजाइन किए और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स छुपा दिए थे। टोंग सोंग कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक निकली। हाँ, मैंने ही एंड टाइम पर रियल पेपर्स छुपा दिए थे और उसे ट्रिक करके गलत पेपर्स पर साइन करवाए। लेकिन अब तो वो प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स के पेपर्स पर साइन कर चुका, इस बात का एविडेंस भी मेरे पास है, अब तुम भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर वो तो चला गया, पर जियाओ जियाओ उसे इतनी आसानी से जीतने तो नहीं दे सकती और जब डॉक्यूमेंट्स लाने में भी उसने जियाओ जियाओ को यूज किया हो। आफ्टर दैट उसने फार्मिंग को कॉल की, उसे बताती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझा, जिस तरह टोंग सोंग ने मुझे धोखा दिया वो इस तरह तुम्हें भी धोखा दे सकता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं। फार्मिंग बोली कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसने तुम्हें हर्ट किया, इसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि उसके पास कंपनी के खिलाफ एविडेंस है। तुम कुछ भी करके इस मामले को संभाल लो, तब तक मैं उसे कुछ नहीं कहती। जियाओ जियाओ भी इस बात से खुश हो गई, कहने लगी कि आज मुझे रियलाइज हो गया कि स्किन तो सिर्फ स्किन होती है, लेकिन असल में हम दोनों की लाइफ बहुत अलग है। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया जहाँ मिस्टर फेंचिंग सभी शेयर होल्डर्स को बता रहे थे कि प्रॉब्लमेटिक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर किसी और ने नहीं बल्कि फीजेंग ने ही साइन किए थे। जैसा कि हमारी कंपनी का रूल है कि अगर सीईओ ने कोई बड़ी गलती कर दी तो उसे एट अ टाइम चेंज कर दिया जाएगा, अब हमें भी इस रूल को फॉलो करना होगा। फीजेंग तो ऐसे चिल होकर बैठा हुआ था जैसे उसे पता ही ना हो कि मीटिंग में क्या बात चल रही है। कहने लगा कि इतना शोर किस बात का, बस सीधा सीधा वो लोग अपने हाथ खड़ा करें जो नहीं चाहते कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूं। जो सुनकर आधे से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अभी वहाँ फार्मिंग भी जियाओ जियाओ के रूप में पहुँच जाती है, उसने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि वो पब्लिक के सामने फीजेंग की फियोंसी होने के साथ साथ इस कंपनी का हिस्सा भी तो थी। उसी तरफ से हाओ भी एक नए सच के साथ हाजिर हो गया कि जिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर मिस्टर फीजेंग साइन करने वाले थे वो ये रहे, एंड टाइम पर इसे बदल दिए गए थे। फीजेंग पहले तो सब कुछ खामोशी से सुनता रहा, फिर उठते हुए कहने लगा कि अब तो आप सब जान ही चुके होंगे कि मेरे पीठ पीछे कितना मेस क्रिएट हो चुका था, लेकिन आप सब फिक्र नहीं करें, हमारे बीच में ये जो गद्दार है मैं जल्दी ही इसका चेहरा सबके सामने ले आऊंगा। जबकि दिल ही दिल में तो वो इन दोनों को बहुत अच्छे से पहचानता था। साथ में ये धमकी भी दे दी कि ये जिसने भी किया है सजा उसकी सोच से भी ज्यादा होगी। फिर जियाओ जियाओ को लेकर वहाँ से चला गया। इस बात पर मिस्टर फेंचिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में वो टोंग सोंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं हो सका और चले हो तुम फार्मिंग से शादी करने के लिए। ये बात बहुत अच्छे से जान लो कि अगर तुम्हारे यही हाल रहे ना तो मैं कभी भी फार्मिंग से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। जिस पर वो स्माइल करते हुए बोला कि आप फिक्र नहीं करें, अभी भी हमारे पास एक रास्ता है और इसमें रियल फार्मिंग हमारी मदद जरूर करेगी। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ और फीजेंग को साथ में दिखाया गया जहां वो इसे कहता है कि आज सबके सामने तुम्हें फार्मिंग बनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें तुम्हारे रूप में देखना चाहता हूँ। वो बोली कि आज मैं फार्मिंग इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि मैं उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ, बल्कि इसलिए बनी क्योंकि मैं टोंग सोंग
को उसके इरादों में कामयाब होने नहीं देना चाहती। आफ्टर दैट फीजेंग ने पूछा कि क्या एक बार फिर से तुम मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो। जब जियाओ जियाओ ने हाँ कहा तो वो कहता है कि पीछे मुड़ो। उसकी बात मानकर जियाओ जियाओ पलट गई और तभी फीजेंग फेक स्नोफॉल करता है जिसमें उसका असिस्टेंट भी उसका साथ दे रहा था। ये वाला सीन देखकर जियाओ जियाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि स्नोफॉल उसकी फेवरेट होती है। इधर फीजेंग तो उसे कुछ भी कहे बगैर किस करने लगा। एक लंबी किस करने के बाद कहता है कि माफ कर देना, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तुमने यही कंडीशन रखी थी ना कि जब स्नोफॉल होगी तुम तभी मुझे चांस दोगी। तुम्हारी ये विश भी पूरी हो गई। चलो मैं तुम्हें स्नोफॉल को एंजॉय करना सिखाता हूँ। जो कहकर वो नीचे लेट गया। उसे देखकर जियाओ जियाओ भी उसके साथ लेट जाती है। इस तरह दोनों ही स्नोफॉल को एंजॉय करने लगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ टोंग सोंग अभी भी अपने काले करतूतों से बाज नहीं आया। वो एक रिपोर्टर को जियाओ जियाओ की आइडेंटिटी के बारे में बताते हुए कह रहा था कि ये अक्सर फार्मिंग के लिए रोल्स प्ले करती है जो कि फार्मिंग के फैंस को नहीं पता और इस बारे में सबको तो पता चलना ही चाहिए। वो इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है क्योंकि अगले ही सीन में जियाओ जियाओ को सभी रिपोर्टर्स ने बुरी तरह से घेर लिया था और उसे तरह तरह के क्वेश्चंस करने लगे। वो इनके सवालों का कुछ खास जवाब नहीं देती। तभी उसे कोई हिट करने लगा था कि एंड टाइम पर वहाँ फीजेंग आकर उसे हक कर देता है और चोट भी उसे लगी। बजाय अपनी फिक्र करने के ये उससे पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। यहाँ तो जियाओ जियाओ का दिल भी उसके लिए पिघल जाता है और फीजेंग उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ रूम से बाहर खड़ी थी। हाओ अंदर से आते हुए बोला कि बॉस अंदर अपने जख्म पर मरहम लगा रहे हैं। जो कहकर वो चला गया। इधर इसकी अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हो पा रही लेकिन वही बाहर खड़े हुए कहती है कि फीजेंग अभी जब तुम्हें चोट लगी ना तो मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। पता नहीं क्यों पर तुम एक मिनट के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं निकले। ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं नहीं जानती कि ये किस तरह के इमोशंस थे। बस मुझे जो फील हुआ वो मैंने तुम्हें बता दिया। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्लीज कोई तो रिस्पॉन्स करो। ठीक है, अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो यूँ समझो जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये कहकर वो जाने ही लगी थी कि तभी अचानक से फीजेंग रूम से बाहर आ गया और कुछ भी कहे बगैर उसे किस कर देता है क्योंकि वो इसकी बातें सुन सुनकर इमोशनल हो चुका था। चाहे वो इमोशनल था लेकिन जियाओ जियाओ तो पूरे होशो हवास में थी। वो भी उसे बैक किस करने लगी जिसका मतलब तो यही होता है कि वो फीजेंग के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए दिलो दिमाग से रेडी थी। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ उसे पूछने लगी कि तुम मुझे कुछ दिखाने वाले थे ना। वो बोला कि हाँ ये रहा, जो कि एक रिकॉर्डिंग मशीन थी। कहने लगा कि तुम्हें याद है ये जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, जब मेरे पास जीने की उम्मीद भी नहीं रही, तब तुमने ही मेरी हेल्प की इस रिकॉर्डिंग मशीन के जरिए। क्योंकि सिर्फ मेरी लाइफ में ही अंधेरा नहीं था बल्कि मेरी आंखों के सामने भी अंधेरा बन चुका था और उस वक्त जिंदगी मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी आवाज थी। तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी आंखें वापस आ गई तब भी मैं सिर्फ तुम्हारी इन रिकॉर्डिंग्स को ही सुनता रहा क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल थी। काफी सारी इस तरह की इमोशनल बातें करने के बाद वो जियाओ जियाओ से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर जियाओ जियाओ भी उसे हाँ कह देती है और खुशी के मारे उसने इसे हक कर दिया क्योंकि आखिरकार उसे वो लड़की मिल चुकी जिसे वो सारी जिंदगी ढूंढता रहा और अब से उसकी नई लाइफ की शुरुआत हुई। कहने लगा कि तुम्हें फायर क्रैकर्स पसंद है ना, ये सब तुम्हारे लिए। और कहते साथ ही वहाँ पर बहुत सारे फायर क्रैकर्स नजर आते हैं। इसे देखकर जियाओ जियाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो गई, उसे अप्रिशिएट करती है और दोनों ही इस सीन को एंजॉय करने लगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ फानमिंग ने अपने फोन में देखा कि रात को रिपोर्टर्स ने जियाओ जियाओ को बुली किया था तो उसे गुस्सा आ जाता है कि टोंग सोंग, मैंने मना किया था ना कि जियाओ जियाओ को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में फार्मिंग को बहुत गुस्से में आते हुए दिखाया गया। तभी हाउ ने उसे रोक लिया कि लेडी आप कौन है, पहले जाकर रिसेप्शन पर अपना इंट्रोडक्शन करवा ले। जिस पर वो बोली कि मैं फार्मिंग हूँ, तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। हाउ के दिल में तो यही चल रहा था कि अंदर में जियाओ जियाओ बॉस के साथ बैठी है, अब तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। इधर दोनों मजे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी फार्मिंग आ जाती है और फीजेंग से कहने
लगी कि तुम तो मुझे लाइक करते थे ना, अब क्या हुआ। वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हाँ मैं लाइक करता था, पर वो सिर्फ एक गलत फहमी थी क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ ज़ियाओ ज़ियाओ को ही लाइक किया। वो तो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे सच में ही फर्क पड़ता हो। इधर ज़ियाओ ज़ियाओ हंस पड़ी, कहने लगी कि अच्छा ना, अब इसे टीज करना बंद भी करो। बेचारा फीजेंग तो परेशान ही हो गया था कि कहीं सच में ये मुझसे लड़ने के लिए आ गई क्या। आफ्टर दैट ज़ियाओ ज़ियाओ ने इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहा, ये कहकर के मैं फान मिंग से कुछ बात करना चाहती हूँ, जिस पर वो दोनों भी यहाँ से बाहर चले गए। फिर वो ज़ियाओ ज़ियाओ से कहती है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ दोनों ही इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। और फान मिंग ने कहा था कि मैं ऑलरेडी ही किसी को लाइक करती हूँ, पर क्या फायदा, मैं तो स्टडी के लिए अब्रॉड चली जाऊंगी। यहाँ वो टोंगसोंग की ही बात कर रही थी क्योंकि टोंगसोंग ने ही उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा जब तक तुम अब्रॉड से वापस नहीं आ जाती। जबकि ज़ियाओ ज़ियाओ ने कहा था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लाइफ पार्टनर अमीर हो या वो किस तरह का दिखता है, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं जिस तरह भी हूँ वो मुझे उसी हाल में एक्सेप्ट करे। साथ ही उसने फान मिंग से वादा भी किया था कि यकीनन तुम्हें कोई अच्छा लड़का ही मिलेगा, और अगर कभी भी उसने तुम्हें बुली किया ना तो मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी। प्रेजेंट में भी ज़ियाओ ज़ियाओ उसे यही कहती है कि मैंने पहले भी तुमसे वादा किया था और आज भी वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर फान मिंग भी खुश होकर उसे हक कर देती है क्योंकि किसी भी वजह से इन दोनों की दोस्ती खराब नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंचिंग टोंगसोंग को डांट रहे थे कि तुमने तो कहा था तुम सब कुछ सेट कर दोगे, कुछ भी सेट करने के बजाय तुमने मेस क्रिएट कर दिया। जिस पर टोंगसोंग बोला कि आप फिक्र नहीं करे, जब शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि उस इंगेजमेंट वाली इवेंट में फान मिंग नहीं बल्कि ज़ियाओ ज़ियाओ थी, तो सभी शेयर होल्डर्स उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और इस तरह हमारा ही फायदा होगा। ये बात मिस्टर फेंचिंग को भी काफी हद तक पसंद आई, तो वो भी टोंगसोंग को उसके इस तेज दिमाग वाले आइडिया के लिए अप्रिशिएट करने लगा। नेक्स्ट सीन में फीजेंग ज़ियाओ ज़ियाओ को बता रहा था कि आज रात मिस्टर फेंचिंग कंपनी में पार्टी रखवा रहे हैं, पर मैं नहीं जा रहा, वैसे भी मैं क्यों शामिल हूँ। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम इस पार्टी में जरूर जाएंगे, क्या तुम्हें टोंगसोंग से वो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं चाहिए, चलो अब जल्दी से जाकर चेंज करो। दूसरी तरफ टोंगसोंग फान मिंग को अपने साथ पार्टी में जाने के लिए फोर्स कर रहा था, ये कहकर के अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरे पास ज़ियाओ ज़ियाओ की एक वीडियो है, मैं उसे लीक कर दूंगा। उस बेचारी को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था इस बात पर कि ये कितना गिर चुका है, लेकिन फिर भी ज़ियाओ ज़ियाओ की खातिर उसे इसके साथ जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ और फीजेंग भी एक ब्यूटीफुल सा कपल बनकर आते हैं। उसे देखकर फान मिंग कहने लगी कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ज़ियाओ ज़ियाओ टोंगसोंग से कहने लगी कि मैं कुछ देर के लिए फान मिंग से बात करना चाहती हूँ, इसे मेरे साथ जाने दे दो। वो तो इसे जाने नहीं देता, तरह तरह के बहाने कर रहा था। तो फीजेंग कहने लगा कि तुमसे पूछा ही किसने है, फान मिंग को खुद अपने लिए फैसला लेने दो। खैर ज़ियाओ ज़ियाओ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई और साइड पर जाकर पूछने लगी कि ये बताओ टोंगसोंग ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए फोर्स किया क्या। जिस पर उसने धीरे से उसके कान में बताया कि उसके पास तुम्हारी कोई वीडियो है जो अगर मैं ना आती तो वो लीक कर देता। इस पर ज़ियाओ ज़ियाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, पर फान मिंग ने उसे कुछ भी करने से मना किया, ये कहकर के अभी भी वो डॉक्यूमेंट्स टोंगसोंग के पास हैं। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ ज़ियाओ टोंगसोंग को देखकर फीजेंग से कह रही थी कि ये इतना बड़ा स्कमबैग है, इसे मैं पहले क्यों नहीं पहचान पाई। तो वो स्माइल करते हुए बोला कि अब मेरी तरह का यूनिक पीस तुम्हें और कोई थोड़ी ना मिलेगा। खैर आज अच्छा मौका है इसे सबके सामने सबक सिखाने का। यहाँ दोनों को शरारत सूझी और वाइन का गिलास लेकर पहुँच जाते हैं टोंगसोंग के पास। पहले ज़ियाओ ज़ियाओ उसके मुँह पर वाइन फेंक देती है, जिसके बाद फीजेंग कहने लगा कि तुम मेरी फियांसे के क्लास फेलो थे, अब थोड़ी सी खातिरदारी तो मुझे भी करनी चाहिए। ये कहकर वो उसके ऊपर अपना गिलास खाली कर देता है। ये कारनामा करने के बाद दोनों ही गिलास उसके हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चले गए और बेचारे टोंगसोंग को तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में फीजेंग गाड़ी में बैठकर ज़ियाओ ज़ियाओ और फान मिंग के आने का वेट कर रहा था, पर तभी उसने इन दोनों को चुप कर जाते हुए देखा तो इनका पीछा करने लगा कि आखिर ये दोनों लड़कियां करना क्या चाहती हैं। आखिरकार उनको ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचाया जहां ज़ियाओ ज़ियाओ पूछने लगी कि तुम यहाँ, और वो बोला कि हाँ अगर मैं ना आया होता तो पता नहीं आज कौन किडनैप हो जाता। यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ के पास एक आइडिया था टोंगसोंग से डॉक्यूमेंट्स वापस लेने का, तो वो फान मिंग और फीजेंग दोनों को ही कान में बताने लगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फान मिंग चुपके छुपाते हुए ज़ियाओ ज़ियाओ को अपने घर ले आई और उसे रूम में भेज दिया डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, जबकि टोंगसोंग को अपने साथ बातों में लगा दिया, ये कहकर के तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो हम साथ में बैठकर डिनर करते हैं। जहां उसने टोंगसोंग को डिनर के टेबल पर बिठाए रखा, वहीं दूसरी तरफ ज़ियाओ ज़ियाओ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करती है और आखिरकार वो
डॉक्यूमेंट्स उसे मिल गए। टोंगसोंग ने जब फानमिंग को अपनी केयर करते हुए देखा तो उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता है, जिस पर वो बोली कि तुम जाकर बात ले लो, मैं रूम में तुम्हारा वेट कर रही होंगी। इसके बाद जब वो बात लेकर रूम में आता है और फानमिंग को बेड पर देखा तो उसे रोमांटिक होने की कोशिश करने लगा, लेकिन असल में वो फानमिंग नहीं बल्कि फीजेंग था। उसे बुरी तरह से मार पड़ जाती है और आखिरकार वो पकड़ा गया। फीजेंग उसे चेयर के साथ बांधकर बता रहा था कि आखिरकार हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत भी मैंने पुलिस को दे दिए हैं, जो अभी आती ही होगी। टोंगसोंग फानमिंग से कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी ना। तुम्हारे लिए मैंने 5 साल तक वेट किया, जब तुम्हें ब्रॉड चली गई थी। तुम्हारे डैड का एक पालतू कुत्ता बन गया था, उनकी हर एक बात मानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। तुम्हारे काबिल बनने के लिए मैंने अपनी इज्जत तक गवा दी, अपना सब कुछ खो दिया और आज तुम्हारी नजर में मैं एक बुरा इंसान हूँ। ये कहकर वो उस पर चिल्लाने लगा। फीजेंग उसे पकड़ लेता है। ज़्याओ ज़्याओ भी इधर फानमिंग को संभालने लगी, जबकि फानमिंग कहती है कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए नहीं बल्कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए किया। ज़्याओ ज़्याओ भी कहने लगी कि अपने किए के लिए फानमिंग को दोष देना बंद करो। चलो वो सब कुछ तो तुमने इसके लिए किया और जो तुमने मेरी वीडियो बनाई है उसके लिए तुम किसे ब्लेम करोगे। इस पर टोंगसोंग स्पीचलेस हो जाता है। कहने लगा कि तुम लोग खुद ही वो वीडियो ओपन करके देख लो तो तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फीजेंग ने जब जल्दी से लैपटॉप को ऑन करके वो वीडियो ओपन की तो वो एक कैट की फनी सी वीडियो होती है, यानी कि ज़्याओ ज़्याओ की वीडियो नहीं थी, बस वो झूठ बोल रहा था। यानी कि वो बेचारा इतना भी बुरा नहीं, बस फानमिंग को हासिल करने के लिए उसके डैड की बातों में आ गया था, पर किया तो उसने गलत ही। फानमिंग की नजर में उसने अपनी वैल्यू भी खो दी। तब तक पुलिस की गाड़ी की आवाज भी आ जाती है, यानी कि अब तो उसे हर हाल में जेल जाना होगा। नेक्स्ट सीन कुछ महीनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ ज़्याओ ज़्याओ भी एक अच्छी वेल नोन एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो शूटिंग सेट पर होती है। इधर फीजेंग भी उसका वेट कर रहा था। शूटिंग खत्म होने के बाद वो उसके पास जाकर उसे अपने साथ वॉक पर जाने के लिए कहता है। आफ्टर दैट वॉक करते हुए ज़्याओ ज़्याओ काफी ज्यादा खुश थी। जब फीजेंग ने उससे खुश होने की वजह पूछी तो वो बोली कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि तुम मेरे साथ हो। इस पर फीजेंग ने भी बहुत प्यार से उसे अपना मफलर पहनाया और फिर उसे किस करने लगा, ये बताने के लिए कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। एक लंबी चौड़ी किस करने के बाद ज़्याओ ज़्याओ उसे कहती है कि देखो हम मेन रोड पर खड़े हैं, अब यहीं पर खड़े रहेंगे क्या, चलो घर चलें। लेकिन उससे खुद चलने भी नहीं हो रहा था। फीजेंग से कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे उठाकर ले जाओगे। इस पर फीजेंग भी बहुत मजे मजे से उसे अपने बैग पर कैरी करके लेकर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। नेक्स्ट सीन में जब फार्मिंग सेट से बाहर आई तो टोंगसोंग उसका खड़ा वेट कर रहा था, जिसे देखकर वो पूछने लगी तो फाइनली तुम्हारी सजा खत्म हुई, खैर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टोंगसोंग बोला कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया हूँ, जिस पर वो कहती है कि अब मजीद हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। ये कहने के बाद वो घर जाने लगी, जबकि टोंगसोंग भी उसके साथ साथ चल रहा होता है। आखिरकार फानमिंग उससे बात करना शुरू कर देती है। टोंगसोंग कहने लगा कि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। फानमिंग ने बताया कि मैं अपनी लाइफ को सीरियसली एंजॉय करना चाहती हूँ, खैर तुम जहाँ भी जा रहे हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। तो सुनकर टोंगसोंग बहुत खुश हो जाता है कि फानमिंग ने इसे अपना फ्रेंड तो माना, बाकी जहाँ तक फीलिंग्स जगाने की बात है तो वो मैं जल्दी ही इसके दिल में अपने लिए जगा लूंगा। नेक्स्ट सीन में दोबारा से ज़्याओ ज़्याओ को शूटिंग सेट पर दिखाया गया। इधर बैठा हुआ हाओ अपने बॉस से पूछने लगा कि बॉस क्या सच में ही आपने 5 मिलियन की रिंग इस बैलून में डालकर रखी है, अगर मिस ज़्याओ ज़्याओ ने इसे उड़ा दिया तो। इस पर फीजेंग को याद आता है कि ज़्याओ ज़्याओ को बैलून्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, जब भी उसे बैलून नजर आते हैं तो वो उसे पेंचर कर देती। यकीनन वो इस बार भी ऐसा ही करेगी, इसलिए वो हाओ को भी यही बता रहा था कि तुम देख लेना, वो इस बैलून को देखकर इसे पेंचर करेगी, तभी उसके सामने रिंग आएगी और ये रिंग देकर मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। दूसरी तरफ वहाँ शूटिंग भी खत्म हो जाती है। फीजेंग जल्दी से ज़्याओ ज़्याओ के पास पहुँच आया, उसे बैलून दिखाकर कहता है कि तुम्हें इस बैलून के बारे में क्या लग रहा है। वो बोली कि तुम बैलून उठाकर क्यों ले आए हो, तुम जानते हो ना कि मुझे बैलून्स नहीं पसंद। वो बेचारा तो अभी नीडल निकाल कर दे ही रहा था कि ज़्याओ ज़्याओ ने वो बैलून उड़ा दिया। ये देखकर तो बेचारा शॉक्ड हो गया, कहने लगा कि पागल तुमने उसे उड़ा क्यों दिया, वो 10 युवान का नहीं था बल्कि इस वक्त उसकी कीमत 5 मिलियन युवान थी। मैंने उसमें तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग बन की थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए। ये सुनकर तो दोनों ही बैलून के पीछे भागने लगे और इधर हाओ अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे तो इसी बात की उम्मीद थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों काफी दूर तक भाग आते हैं पर फिर भी बैलून को नहीं पकड़ पाए। ज़्याओ ज़्याओ कहने लगी कि चलो
यार अब छोड़ो बीफ, ऐसे भी 5 मिलियन तो चले गए, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, चलो अब हम जल्दी से अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मेरे लिए तुम 5 मिलियन को तो भूल ही सकते हो ना। वो बोला कि तुम 5 मिलियन के बराबर नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए प्राइसलेस हो। ये सुनकर ज़्याओ को उस पर प्यार आने लगा तो उसे किस करने लग जाती है और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।